अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, SST लैब की जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद। मैं हूं आरिफ रशीद और आज हम जावा सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, स्पेशली इसका इंटरनल सिस्टम, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है। और इसके अलावा हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में भी बेसिक ओवरव्यू जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम देखेंगे वो हैं हाउ यूजर एंड कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू जावा एंड बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर के अंदर जो है वह हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हाउ यूजर एंड कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक तरफ हमारे पास जो है वो यूजर होता है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास कंप्यूटर होता है। तो अब यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ असल में बातचीत कर रहा होता है। जैसे हम किसी इंसान के साथ बातचीत करते हैं, इसी तरह यूजर भी है वो कंप्यूटर के साथ बातचीत करता है। तो कंप्यूटर को जो यूजर है वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो इनपुट के तौर पे प्रोवाइड करता है, और जो हमारा सिस्टम होता है वो उस डेटा को यूज करता है, और जो यूजर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बनता है, यानी जो इंफॉर्मेशन बनती है वो वापस यूजर को प्रोवाइड करता है। यानी यूजर जो है वो डेटा और इनपुट प्रोवाइड करता है और साथ में जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और सिस्टम जो है उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके अपने प्रोग्राम्स की मदद से उसकी डिजायर्ड जो है वो आउटपुट तैयार करता है, और वो आउटपुट जो है वो वापस यूजर को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कंप्यूटर यूजर टॉक्स टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टॉक्स टू कंप्यूटर यूजर। यानी जब एक तरफ क्या हो रहा होता है कि यूजर कंप्यूटर के साथ टॉक कर रहा होता है और इधर से वापसी के तौर पे, आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब ये देखना है हमने कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जो डायरेक्ट जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो हमारे पास होती है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं, और ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। इसको मजीद आगे हम भी देखेंगे। और कंप्यूटर जो हमारा यूजर है वो ह्यूमन होता है, और ह्यूमन जो है वो क्या अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली अपनी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर और यूजर आपस में जब एक दूसरे की लैंग्वेज को डायरेक्ट नहीं समझते तो आपस में बातचीत कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। यानी यूजर जब इनपुट करता है तो ये उसकी तमाम इनपुट और डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम को प्रोवाइड करता है, और सिस्टम चूंकि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बनाता है या प्रोवाइड करता है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, तो ये ट्रांसलेटर वापस उसको लैंग्वेज में, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, उसमें तब्दील करके वो वापस यूजर को दिखाता है। तो इस तरह यूजर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के एबल हो जाता है। इसकी हम एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूजर जो है वो कंप्यूटर को 2 नंबर ऐड करने के लिए देता है, तो 2 और 4। यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 4 डेटा है, प्लस में इंस्ट्रक्शन है, यानी यूजर चाहता है कि 2 और 4 को प्लस कर दिया जाए। तो सिस्टम जो है इस नंबर्स को ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, सिस्टम को देता है, सिस्टम इसका आंसर 6 जनरेट करता है, और वापस जो है ये ट्रांसलेटर इसको 6 यानी इंग्लिश के अंदर 6 ट्रांसलेट करके वापस यूजर को दिखाता है। जैसे हम कैलकुलेटर पे करते हैं, तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा होता है। तो उसके ऊपर जो है हमें वो इंफॉर्मेशन जो है डिजिट्स की फॉर्म में नजर आती है। तो ये इस तरीके से हमारा यूजर और कंप्यूटर आपस में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं।
ये हो गया हमारा कि कंप्यूटर के साथ यूजर किस तरह इंटरेक्ट करता है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड, इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। एक प्रोग्रामर के लिए ये इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसकी क्या वजह है कि इसका बहुत ज़्यादा जो है आगे जाके आपको फ़ायदा होगा और इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इतना बताता चलूँ कि कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम CPU कहते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके हमारे मजीद जो है दो पार्ट होते हैं। एक को हम ALU कहते हैं, एक को हम CU कहते हैं। ये जो हमारा ALU है इसके मजीद दो पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट होता है, एक लॉजिक यूनिट होता है। तो हमारा क्या होता है कि अरिथमेटिक यूनिट का जो काम है वो ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे कि हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। और इसी तरीके से जो लॉजिकल यूनिट है वो लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, etc, उसको जो है वो परफॉर्म करता है। और जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का काम है ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, या ये आप समझ लें कि जैसे हमारे पास एक ट्रैफिक वार्डन होता है उसकी तरह काम करता है। यानी सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा ट्रेवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक आपकी डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, तो ये उस सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कौन सा डाटा, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आनी है, कहाँ जानी है, कहाँ स्टोर होनी है, तो ये सारा काम जो है हमारा कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। ये है CPU की वर्किंग। दूसरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो सिस्टम में दो किस्म की मेमोरी होती है, एक को हम सेकेंडरी कहते हैं और एक को हम प्राइमरी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है ये डायरेक्टली CPU जो है प्राइमरी मेमोरी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जैसे ही यूजर जो है कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करता है, यूजर की तरफ से जो इनपुट आती है वो सीधी प्राइमरी मेमोरी में जाती है। और फिर CPU प्राइमरी मेमोरी के साथ क्योंकि डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर रहा होता है तो यहाँ से वो इनपुट लेता है, अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ मेमोरीज होती हैं, वो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास कैशे है, रजिस्टर्स है, उनके अंदर उसको स्टोर करके उसके ऊपर प्रोसेस करता है। और प्रोसेस सारा करने के बाद वापस जो इन्फॉर्मेशन है वो मेमोरी में आती है और मेमोरी से कंट्रोल यूनिट जो है उसको आउटपुट के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह सिस्टम के अंदर भी हमारे पास कुछ जो है डेटा स्टोर्ड होता है। जैसे आप एक इजी सी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास कोई सॉन्ग जो है वो किसी USB में हार्ड डिस्क के ऊपर या हमारी रैम उसके अंदर जो हमारे मेमोरी कार्ड है उसके ऊपर अगर सेव है और हम उसको जो है जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है, प्ले हो जाता है। तो वो असल में होता ये कि वो असल में सेकेंडरी स्टोरेज पे होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से भी वो पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है और प्राइमरी मेमोरी से CPU में जाता है। यहाँ मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि प्राइमरी मेमोरी में हम क्यों स्टोर करते हैं और फिर CPU डायरेक्ट जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ या इनपुट डिवाइसेस के साथ जो अटैच क्यों नहीं होता। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो स्लो होती हैं। उनमें जो है डेटा क्योंकि स्लो होता है, स्लो कम्युनिकेशन होती है उनके अंदर, जैसे हमारे हार्ड डिस्क के अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस होती है, तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी जो है वो यूज़ की जाती है। तो CPU क्योंकि फास्ट काम करता है, इसको डेटा फास्ट चाहिए होता है, जल्दी चाहिए होता है, तो हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करते रहते हैं और स्टोर करने के बाद जो है CPU इजीली इसको यहाँ से इनपुट कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो इस तरह हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के तौर पे सिस्टम में आम तौर पे हम रैम का इस्तेमाल करते हैं और रोम का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हम हार्ड ड्राइव, USB, DVD, मेमोरी कार्ड, एक्स्ट्रा का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये परमानेंट होती हैं और प्राइमरी मेमोरी जो है जिसमें जो रैम है ये जो है परमानेंट नहीं होती। इसके ऊपर डेटा तब तक रहता है जब आपका सिस्टम जो है वो ऑन रहता है। जैसे ही आप सिस्टम को पावर ऑफ कर देते हैं तो इसमें मौजूद डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी लिए हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं, साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंटरनल वर्किंग ऑफ द
सिस्टम। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप एक कॉम्पिटेंट अच्छा सॉफ्टवेयर लिखने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेमोरी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। आपका सॉफ्टवेयर जितनी मेमोरी कम इस्तेमाल करेगा उतना आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा होगा, वो फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा। चाहे आप मोबाइल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे के लिए काम कर रहे हैं, तो जहाँ जिस यानी आप एक सॉफ्टवेयर जो है वो जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं उसके लिए इन चीज़ों को आपका समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सवाल ये पैदा होता है जो लोग प्रोग्रामिंग नए स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग का अगर पहले आइडिया नहीं है तो उनको इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझना है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली 3 चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर 3 चीज़ें हैं। व्हाट टू डू, करना क्या है, हाउ टू डू, उसको कैसे परफॉर्म करना है, व्हेन टू डू, और ये काम कब करना है। इसके एक छोटी सा आप एग्जांपल लें। आप एक बच्चा एक स्कूल में जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसका जो आपके पास टीचर होता है वो क्या करता है कि उसको समझाता है सबसे पहले कि व्हाट टू डू, यानी बच्चे को नंबर्स का इस्तेमाल जो है वो सिखाया जाता है, नंबर्स के बारे में बताया जाता है। जब वो नंबर सीख जाता है तो देन उसे जो है सबसे पहले एडिशन के बारे में बताया जाता है। अब जब एडिशन के बारे में बताया जाता है तो ये हाउ टू डू पे आ गए, यानी उसने नंबर सीखे कि नंबर ये हैं, फिर उसने प्लस सीखा कि इसको हम प्लस कहते हैं, ये हो गया व्हाट टू डू। और हाउ टू डू मतलब आपने उन नंबर्स को कैसे ऐड करना है, एडिशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, तो ये हो गया हाउ टू ऐड 2 नंबर्स। देन जो है नेक्स्ट है व्हेन टू डू, तो बच्चे ने कब जो है नंबर्स को ऐड करना है वो जब आप उसे कहेंगे। तो सिस्टम के अंदर भी इसी तरह होता है कि सिस्टम के अंदर जो है वो कोई काम जो है कैसे क्या काम करना है, जैसे हम कैलकुलेटर पे कर रहे होते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अब कैलकुलेटर के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं या कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं कि उनको कैसे करना है, हाउ टू डू, कैसे उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि कैलकुलेटर या कंप्यूटर एक आप समझ लें एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है। और व्हेन टू डू, जब यूजर, अब देखें आप एक 2 नंबर्स को ऐड अगर कर रहे हैं तो आप 2 नंबर्स को जब ऐड करते हैं 2 प्लस का बटन प्रेस करते हैं 3, देन आप इक्वल का बटन जब प्रेस करते हैं तो जो परफॉर्म जो ऑपरेशन जो है आपने सिस्टम को कहे हैं, यानी प्लस है, एडिशन है, जो भी है, तो अगर आपने उसको कही है तो वो उसको क्या करता है, इक्वल का बटन प्रेस करने पे वो उसको डिस्प्ले कर देता है, उन नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट इंफॉर्मेशन जनरेट कर देता है। तो प्रोग्रामिंग भी बेसिकली इन 3 चीज़ों पे जो है वो बेस करती है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है प्रोग्रामिंग का समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, देखें लैंग्वेज जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लैंग्वेज का यूज करते हैं सेम। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो जिस तरह हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं मुख्तलिफ, तो अब हम लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल होती है, लैंग्वेज का असल में मकसद है क्या। ये जो हम बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों से बोलते हो, तो किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर आप बात करते हो, तो ये लैंग्वेज असल में क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होती है। बेसिकली हमारे माइंड में कुछ होता है, जैसे आइडिया होता है, उस आइडिया को हमने दूसरों तक पहुंचाना होता है, दूसरों को वो बात समझानी होती है। तो वो बात समझाने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने किसी से नाम पूछना है तो मैं उसको कहता हूँ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। देन वो उसका रिप्लाई करता है, वो अपने माइंड के अंदर, जैसे हमने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग पढ़ी थी, वो मेरे अल्फाज को अपने माइंड में ले जाता है, समझता है, समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई करता है। कभी ऐसे तो नहीं होता कि आपसे जो है कोई पूछे व्हाट इज योर नेम और आगे वो कहते आई बिलोंग टू पाकिस्तान, ऐसे तो नहीं कभी भी होगा। जो आपने उसको सवाल पूछा है वो उसको समझेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट परफॉर्म करेगा या रिप्लाई देगा। तो इसी तरह कंप्यूटर को, जैसे मैंने आपको बताया, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इससे भी कोई काम करवाने के लिए आपको इसको 3 बातें समझानी हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वही पिछली बात। तो अब
कंप्यूटर को बात समझाने के लिए आप किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज समझता है, इंसान इंग्लिश समझता है। तो अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं मुख्तलिफ, जैसे जावा हम एक लैंग्वेज शुरू ही करने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और एक को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है ये क्या है? अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स बेसिक इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंप्यूटर। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर लेता है, यानी डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। जैसे अगर मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो मैं उर्दू को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करूंगा, इंग्लिश स्पीकिंग हूँ तो इंग्लिश को डायरेक्टली एक्सचेंज करूंगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे एक लैंग्वेज है, जैसे कोई एक स्पेनिश है, वो मुझे अगर नहीं आती है, तो अगर उस लैंग्वेज के अंदर मुझसे कोई बात करेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगी जब तक मुझे उसको ट्रांसलेट करके कोई नहीं देगा। तो इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, जैसे हमारे पास मशीन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। अ हाई लेवल लैंग्वेजेस is a programming languages such as C, Fortran or Pascal that enable the programmer to write programs that are more or less independent of a particular type of computer. Such languages are considered high level because they are closer to human language and further from machine language. सबसे पहले मशीन लैंग्वेज ही थी, प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर जो है वो मशीन लैंग्वेज के कोड्स को यूज करके ही प्रोग्राम लिखते थे, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और उन कोड्स को याद करना, क्योंकि 0-1 की फॉर्म में होते थे तो उनको याद करना बहुत ही मुश्किल था। तो नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट स्टेप आया वो हाई लेवल लैंग्वेजेस का आया। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था कि ट्रांसलेटर का इस्तेमाल हो गया, यानी ऐसे ट्रांसलेटर तैयार कर लिए गए, एक से सॉफ्टवेयर बना लिए गए जो हमारी लैंग्वेजेस यानी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ज़्यादातर जो है वो हमारी अपनी इंग्लिश जो है इसी के अंदर जो है इसी के सिंटैक्स को यूज़ करके लिखी जाती हैं। आगे हम इस पे तफसील से बात करेंगे। तो उन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेटर जो है वो 0-1 यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के काबिल हो गए, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। ये जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, C++ है, बाकी C है, फोर्ट्रान है, C++, जो जितनी आप लैंग्वेजेस ये आजकल यूज़ होती हैं, पाइथन है, तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आप इनके अंदर जब कोड लिखेंगे तो वो अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, फिर उसको आप कोड को ट्रांसलेट कंपाइल करके उसकी फाइल आप सिस्टम को देते हो, सिस्टम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये हम इंशाअल्लाह आगे जब लैंग्वेज के अंदर काम करेंगे तो हमें इसका बखूबी जो है वो अंदाज़ा भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इसमें एम्बिग्विटी हो जाती है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह हम जावा जो है वो उसको आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।